हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीपी क्लासेस। मैं आप सभी के बीच में एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आज चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का पढ़ाने वाला हूं, जिसमें नियोजित विकास की राजनीति के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। पहला हमारे पास जो नियोजित विकास का जो पहला टॉपिक है हमारे पास आ रहा है राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव, ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि राजनीतिक में टकराव किस प्रकार से होता है। और यहाँ पे हम जानेंगे कि किस अलग अलग लोगों का अलग अलग विचारधाराएं थी। अगर देखा जाए तो देश के विकास के संबंध में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, विकास के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो लिया जाने वाला निर्णय होता है, भले ही राजनीतिक पार्टी क्यों न ले, लेकिन जनता द्वारा उस विषय में विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्धारण होना भी आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब साफ साफ ये है कि कोई भी विकास का मॉडल किसी भी तरह का क्यों ना हो, अगर उसका संबंध किसी न किसी तरह से राजनीतिक पार्टियों से हो, लेकिन जनता द्वारा उसका अंतिम निर्धारण होना आवश्यक होता है। और इस तरह के मामलों में चाहे पर्यावरण हो गया या मशवरा करने में किसी तरह का कोई बुराई नहीं है, हालांकि इसका अंतिम निर्णय निश्चित रूप से राजनीतिक ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब निर्णय जो होना चाहिए, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक तरह से राजनीति ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जनता की भावनाओं को समझ करके ही निर्णय लेना आवश्यक होता है। अगर हम किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं और जनता के साथ मिल करके करते हैं या जनता के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो कहने का मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो सही होता है। भारत में आज़ादी के बाद लिए गए सारे निर्णय आर्थिक विकास के मॉडल को ध्यान में रख करके लिए गए थे। यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के तुरंत बाद जितने भी निर्णय लिए जाते थे, सारे निर्णय जो होते थे वो आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित थे। और इनका मुख्य विजन भारत की आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही थे। सरकार ही इस तरह के मामले पर मुख्य भूमिका में होगी और केवल व्यवसाय और उद्योगपतियों के भरोसे इस विषय को नहीं छोड़ा जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि सरकार ही जितने भी राजनीतिक मामले होंगे, इन राजनीतिक मामले में भूमिका निभाएंगी और व्यवसाय या उद्योगपतियों के भरोसे इस विषय को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास भी हो और सामाजिक न्याय भी मिले, लेकिन इसमें सरकार की भूमिका क्या होगी, ये बड़ा सवाल था। कहने का मतलब काम तो सारा हो जा रहा था, ठीक है, आर्थिक समृद्धि भी हो रहा था, सामाजिक न्याय भी मिले, यानी आर्थिक समृद्धि मिले, सामाजिक न्याय मिले, लेकिन सरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर सरकार काम क्या करेगी, सरकार के द्वारा लिया गया जो निर्णय होगा वो कैसे होगा। सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि के रास्ते में आता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किस पर अधिक जोर दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी, ठीक है। समस्या क्या थी, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। समस्या क्या आ रही है कि आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक न्याय भी मिले, लेकिन सरकार की भूमिका क्या होगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। और यह सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि के रास्ते में आता है, यानी किसके लिए, ये सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि के रास्ते में आता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में किस पर अधिक जोर दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। एक प्रश्न यह भी था कि क्या किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता होगी जो पूरे देश में रणनीति बना सके। इट मीन्स एक समय ऐसी स्थिति थी कि एक प्रश्न यह भी था कि क्या किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता भी होगी जो पूरे देश की रणनीति बना सके, यानी देश के अंदर किस तरह का कार्य है उसका रणनीति तैयार कर सके। इंपॉर्टेंट भी है बॉम्बे प्लान। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बॉम्बे प्लान के बारे में। अब देखिए बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। यानी सरकार जो है, बॉम्बे प्लान की सबसे बड़ी मंशा क्या थी कि सरकार जो है औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज है या आर्थिक निवेश का कोई भी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक बड़ा कदम उठाए। और इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश की नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, यानी देश की नियोजित अर्थव्यवस्था के राह पर चले। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाया जाए जो सुनियोजित हो और सभी मिल करके उस पर क्या कर सके, काम कर सके, और इसमें विकास की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा गतिशील रहे। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है वामपंथी और दक्षिणपंथी में अंतर। हम वामपंथी को लेफ्ट विंग कहते हैं और दक्षिणपंथी को राइट विंग कहते हैं, ठीक है। इनका अगर राजनीतिक दर्शन देखें तो ये उदारवादी थे, और जबकि इनका राजनीतिक दर्शन देखें तो ये रूढ़िवादी थे, यानी पूंजीवादी थे।
रूढ़िवादी बोले तो पूंजीवादी। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं कि स्वतंत्रता के समय अगर बात करते हैं, इसी क्रांति के दौरान ये हॉल के बाईं ओर बैठे हुए थे और ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हॉल के दाईं ओर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? दाईं ओर बैठे हुए थे। ठीक है, अब वामपंथी को ये लगता है, जो वामपंथी थे, है कि ये सरकार के साथ मिल करके, किनके साथ? सरकार के साथ मिल करके, ठीक है, सरकार के साथ मिल करके, ठीक है, समाज का निर्माण कर सकते हैं। जबकि जो दक्षिणपंथी थे इनको ये लगता है कि ये स्वतंत्र रह करके क्या है, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें अगर बात करें, ठीक है, तो सामाजिक समानता, लोकप्रियता, संप्रभुता और राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प, ठीक है, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, सामूहिकवाद, मार्क्सवाद इत्यादि इसके अंदर आते हैं। जबकि इसमें आते क्या है? पूंजीवादी, रूढ़िवादी, रोमांटिक राष्ट्रवाद, भाषा, नस्ल, संस्कृति में रीति रिवाजों में का पालन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वामपंथी के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक अधिकार, आर्थिक समानता, बंदूक नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, बेहतर शैक्षणिक अवसर और जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है उनके लिए सामाजिक सुरक्षा जाल, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे संबंधित करने की आवश्यकता है। जबकि राष्ट्रीय या संघीय स्तर पर सीमित सरकार होती है और स्थानीय सरकार को अपने समुदाय में लोगों को प्रभावित करने के लिए विकल्पों पर सबसे अधिक अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति संपत्ति के अधिकार और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे स्टडी करता है। आर्थिक नीति में आय समानता शामिल है। अमीरों के लिए उच्च कर दरें, यानी यहाँ पे वामपंथी में देखा जाए तो अमीरों के लिए क्या होता है? उच्च कर दरें, यानी जो टैक्स जो है, टैक्स रेट है यहाँ पे ज़्यादा है। सामाजिक सेवाओं और बुनियादी ढांचों पर सरकारी निवेश में वृद्धि होती है, यानी यहाँ पे सरकारी निवेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि की तरफ ध्यान में दिया गया है और सख्त व्यापार नियंत्रण के बारे में बताया गया। जबकि आर्थिक नीति जो होती है यहाँ पे सरकारी खर्चे कम होती है, कम कर होते हैं और कंपनियों के लिए कम विनिमय दर पर केंद्रित होती है, यानी कंपनियों के लिए विनिमय दर भी होती है जो यहाँ पे कम होती है। इस टॉपिक पे आते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरित क्रांति। टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति जो कि रिलेटेड किससे है? तो फसल उत्पादन से आधारित है। अगर इस फसल उत्पादन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है गेहूं का फसल जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गेहूं का फसल जो है हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे टॉपिक के ऊपर हमारे पास आता है कि भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करता है जब भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाली बीज की किस्मों में ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन हो गई थी। अर्थात यहाँ पे भारत की स्थिति जब 1960 के दशक में इनकी स्थिति जब खराब होने लगी थी, ठीक है, इनकी स्थिति जब खराब होने लगी थी तो यहाँ पे HYV सीड्स जो हो गया उसका इस्तेमाल किया गया। हाई यील्ड वैरायटी यानी अच्छे क्वालिटी के जो बीज थे यहाँ पे लाए गए। ठीक है, कृषि पर खास करके ध्यान यहाँ पे दिया गया, सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया और इसके बाद ठीक है अच्छी जो कीटनाशक दवाएं हैं उनके लिए लेकर के आया गया ताकि फसलों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। और इस तरह से हमारे देश में गेहूं का उत्पादन जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ और इससे क्या हुआ, देश में विकास की प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया श्वेत क्रांति। अब हम डिस्कस करेंगे श्वेत क्रांति को। श्वेत क्रांति जो जिसका संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन यानी कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे दूध का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे मिल्क का होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कि भाई भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1970 इसमें। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी का विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियर ने किया। किसने किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियर ने किया था। और इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अब ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद करके रखना है, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले देश बना दिया। और इन्होंने क्या किया था कि इसने क्या किया था कि दूध की कमी झेल रहे देश को, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। ठीक है, विकास की धारणा की अगर बात करते हैं, तो विकास की मानवीय जीवन की अगर हम बात करते हैं, तो विकास की मानवीय जीवन जो है अपने में समाया हुआ है। और ये एक तरह का व्यापक अवधारणा है जिसमें आय के उच्च स्तर के बारे में, उच्च सामाजिक समानता, भौतिक और मानसिक क्षमताओं के बारे में विकास किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जनता के लिए अलग तबकों के लिए विकास के पैमाने भी भिन्नता होती है, और जिसके कारण विकास से संबंधित की जा रही जितनी भी चर्चाएं होती है, ठीक है, वो विवादों से दूर नहीं रह सकती है। आज़ादी के तुरंत बाद के समय की अगर हम बात करते हैं, तो विकास की बात आने पर लोग पश्चिम का हवाला देते थे। लोग क्या कहते थे कि पश्चिम का हवाला ये पश्चिमी देशों का देन है, और ये है विकास का। अगर देखे जाए, विकास का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक बनना, यानी जल्दी से जल्दी अपने आप को ऐसा डेवलप कर लेना, अपने आप को ऐसा बना लेना जिससे विकास की प्रक्रिया पूरी हो सके। ठीक है, पुरानी सामाजिक समस्याओं को, जो सामाजिक संरचना है, पुरानी सामाजिक संरचना है, उसको तोड़ने के लिए आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। यानी आज के समय में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, उससे गुजरना क्या होता है? अनिवार्य होता है। के समक्ष विकास का मॉडल, भारत के समक्ष विकास का मॉडल। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, विकास का मॉडल भारत के समक्ष किस प्रकार से था। तो आज़ादी के बाद से भारत इन दो विकास के मॉडल का इस्तेमाल कर सकता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत के पास विकास का मॉडल अपनाने के लिए दो, ठीक है, तरीका था। दो मॉडल भारत के सामने पेश हुए था। जैसे पहला मॉडल था कि यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनाया जा रहा मॉडल, जो उदारवादी पूंजीवादी विकास मॉडल था। ठीक है, जो उस समय सबसे ज़्यादा, जो यूरोप के अधिकतर हिस्सों में और या संयुक्त राष्ट्र के में भी जो अपनाया जा रहा था मॉडल, उस मॉडल का नाम था उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल, विकास मॉडल। और दूसरा था सामाजिक मॉडल, जिसे सोवियत संघ ने भी अपनाया था। ठीक है, और इस समय भारत में बहुत से लोग सामाजिक मॉडल से खासा प्रभावित थे, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेहरू भी शामिल थे। अर्थात ये सारे लोग जो शामिल थे, वो भारत के सामाजिक मॉडल पे थे, यानी ये सामाजिक मॉडल को जोर दे रहे थे। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं यूरोपीय देशों की और संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इनका सबसे ज़्यादा था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, कौन सा? उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल। ठीक है, क्लियर है? अगले टॉपिक पे आते हैं हम। अब यहाँ पे आता विकास का केरल मॉडल, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, विकास का केरल मॉडल। अब विकास की केरल मॉडल जो है एक तरह का टिकाऊ है, काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ है, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक असमानता को सीमित करने और संसाधनों का उपयोग सीमित आधार पर करने का प्रयास किया गया है। केरल का विकास अभी भी शुरू हुआ है और स्थिरता के सभी क्षेत्रों में और अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है। यानी इसमें क्या है? अधिक अन्वेषण की क्या है? आवश्यकता है। अधिक अन्वेषण की क्या है? आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं योजना आयोग और नियोजन, योजना आयोग की बात करते हैं सबसे पहले, तो 1940 और 1950 के बीच में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए पूरे विश्व में बड़ी संख्या में जन समर्थन मिला, और 1944 में नियोजन अर्थव्यवस्था से संचालन के लिए उद्योगपतियों 1944 ईस्वी में नियोजन अर्थव्यवस्था से संचालन के लिए उद्योगपतियों के समूह द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया, जिसे बॉम्बे प्लान भी कहा जा गया। यानी इसको क्या नाम दे देगा? बॉम्बे प्लान। यानी ये बॉम्बे प्लान जो बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया? उद्योगपतियों के लिए बनाया गया था।
है ना, इनके प्रस्ताव से एक प्लान बनाया गया। बॉम्बे उद्योगपतियों के, यानी कहने के उद्योगपतियों के समूह के द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया और जिसे बॉम्बे प्लान का भी नाम दिया गया। अब इसमें आता है योजना आयोग, जिसको वर्तमान में आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना मार्च 1950 ईस्वी में की गई थी और यह एक सलाहकार की भूमिका के रूप में रहता है, जो अपनी सिफारिश को मंत्रिपरिषद की मंजूरी पर ही पूरा करा सकता है। देश का प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं ही इसका अध्यक्ष होता है। अगर देश बात करते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है, जो अध्यक्ष होता है इसका अध्यक्ष जिसकी हम बात करते हैं, तो ये अध्यक्ष जो होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, योजना आयोग को लेकर के कब आया गया, तो 1950 ईस्वी में लेकर के आया गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, और इस मॉडल को जो पेश किया जाता है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो पेशकश होती है एक सलाहकार के रूप में होती है। किस रूप में? ठीक है, एक सलाहकार के रूप में होता है, सलाहकार के रूप में ये होता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे एक टॉपिक नीचे दे रखा है कि सोवियत संघ की तरह योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना की राह पकड़ी। यानी कहने का मतलब भारत में जो योजना आयोग बनाया गया था, योजना आयोग जो बनाया गया था वो किस आधार पे बनाया गया था, तो ये था सोवियत संघ के आधार पे, जिसमें ये भी पंचवर्षीय योजना के रूप में बनाया गया था, जिसमें सरकार द्वारा आगे आने वाले खर्चों और आमदनी का ब्यौरा बनाया गया और इसके तहत ही राज्य और केंद्र राज्य के बजट को दो भागों में बांट दिया गया था। यानी राज्य का बजट अलग कर दिया गया और केंद्र के बजट को अलग कर दिया गया, गैर योजना व्यय और योजना व्यय। और जिसे किस रूप में देखते हैं, गैर योजना व्यय और दूसरा क्या आता है, योजना व्यय। ठीक है, इस तरह से इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। अब हमारे यहाँ पे योजना आयोग का कार्य क्या होता है ना, योजना आयोग का कार्य, तो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता पहले से लेकर वर्तमान तक की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं दिशा निर्देश, प्रारूपण, दृष्टिकोण पत्र, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में आता है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना के अमल का यह फायदा दिखाई दे रहा था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती, वे अब लंबे समय तक इसमें हस्तक्षेप कर सकते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी हम बात करते हैं 1951 से 56 तक रहा और इस साल के नवंबर में इस योजना का दस्तावेज जारी हुआ था। यानी 1951 से लेकर के 56 के बीच में रहा है और इसमें अगर बात करते हैं तो ये नवंबर महीने में इसको निकाला गया। ठीक है, और इस योजना की कोशिश क्या थी कि लोगों को गरीबी के जाल से निकाला जाए। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाए और इस योजना का तैयार युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज कर रहे थे। यानी इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसका नाम है के.एन. राज, क्या नाम था उनका, के.एन. राज, जो क्या कर रहे थे, यहाँ पे इनकी योजना का उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। इनके अनुसार इन 2 दशकों तक भारत को अपनी रफ्तार धीमी रखनी होगी। ये मानते क्या थे कि इसके अनुसार ये मानते थे कि भाई अगर भारत को अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत अगर क्षेत्रों में आगे बढ़ना है तो 2 दशक तक भारत को अपनी रफ्तार को धीमी रखनी होगी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ध्यान दिया गया था और इसके अलावा बांध, सिंचाई के क्षेत्र में निवेश, भूमि सुधार पर बल, बचत का बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। इन तमाम चीज़ों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, अब हमारे सामने आता है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक रहा, जिसको सबसे पहले पेश करने वाले थे पीसी महालनोबिस, नाम आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को किसने शुरू किया था, तो पीसी महालनोबिस ने। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किसने किया था, तो के.एन. राज ने किया था। ठीक है, और अन्य अर्थशास्त्री और योजनाकारों के नेतृत्व में भारी उद्योग पर जोर दिया गया और इस विकास की
गति को तीव्र कर दिया गया और संरचनात्मक विकास पर भी जोर दिया गया। ठीक है। देसी उद्योगों के लिए आयातों पर शुल्क लगाया गया और इससे निजी और सार्वजनिक उद्योग को बढ़ाने में मदद मिली। यानी उस समय जो सार्वजनिक उद्योग थे और निजी उद्योग थे, उन दोनों को आगे बढ़ाने में मदद मिली और इस अवधि में बिजली, इस्पात, मशीनरी, संचार, रेलवे जैसे क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया। यानी उस समय जो है उद्योगों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया गया। कृषि को अगर ध्यान दिया जाए, कृषि को पीछे छोड़ दिया गया, पीछे छोड़ा गया यहाँ पे। ठीक है। और ध्यान किस पे दिया गया? उद्योग पे। किस पर ध्यान दिया गया? उद्योग के ऊपर ध्यान दिया गया। और यही एक सबसे बड़ी समस्या थी जो हम आगे चल कर डिस्कस करने वाले द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण। योजना का तीसरी पंचवर्षीय योजना आ रहा है जिसमें 1961 से 66 के बीच चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 से 66 के बीच चला था। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरह थी और कह रहा इसमें भी उन सभी कार्यों पर बल दिया गया जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इस समय में आकर के शहरों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। इसका मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था, जिस तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था उसी तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना था। ठीक है। दोनों एक तरह से सेम थे। और अगर बात करते हैं कि अब कृषि के स्थान पर उद्योगों पर बल दिया जा रहा था, यानी कृषि के स्थान पर किस पे बल दिया जा रहा था? उद्योगों पर बल दिया जा रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1969 से 74 के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है। अब कह रहा है कि इस समय अस्थायी विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को मुख्य उद्देश्य बनाया गया। सरकार ने इस समय में लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? 1969 से 74 के बीच में रहा। ठीक है। इसमें अस्थायी विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया के लक्ष्यों के उद्देश्य को बनाया गया और सरकार ने इस समय लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में प्रगति का काम किया। यानी उसी समय हरित क्रांति भी आई और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में हरित क्रांति आती है और हरित क्रांति के एक तरफ से हरित क्रांति का आना, दूसरी तरफ क्या करता? अपने आप को प्रगतिशील करना। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना तथा संपत्ति वितरण आदि जैसे भारी उद्योगों पर बल दे करके तीव्र गति से उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बताइए। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा दिया गया, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर दिया गया, है ना, संपत्ति वितरण आदि जैसे भारी उद्योगों पर बल दे करके तीव्र गति से उद्योग का विकास पर बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना अगर बात करते हैं 1974 से 79 के बीच में हुआ था। इस योजना के तहत गरीबी के उन्मूलन पर और साथ ही आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा, आवास, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, पोषण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि पर बल जैसे योजनाएं बनाई गई। यानी इन तमाम चीज़ों को पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखा गया, जिसमें शिक्षा के ऊपर ध्यान, आवास के ऊपर ध्यान, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं पर ध्यान, पेयजल, पोषण, न्यूनतम आवश्यकता, इन तमाम कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया और इसके तरफ योजना बनाया गया जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है, जो 1974 से 79 के बीच में बनाया गया था। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो भारत ने जो विकास के मॉडल अपनाया था, ठीक है, तो भारत में दो तरह के विकास के मॉडल थे। एक भारत में जैसे देखा जाए, भारत क्या अन्य देशों में जो पूंजीवादी, दूसरा था समाजवादी या उदारवादी। ठीक है। तो भारत ने ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ना ही उदारवादी यानी समाजवादी मॉडल को अपनाया। भारत ने इन दोनों का मिक्स उठाया। मिक्स मतलब मिश्रण। भारत ने इन दोनों का मिश्रण, इसका मतलब क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। खेती, किसानी, व्यापार, उद्योगों का हिस्सा निजी हाथों में दिया और भारी उद्योग को अपने हाथों में रखा। भारी उद्योगों को कहाँ रखा? अपने हाथों में रखा। ठीक है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही खेमों ने की। यानी वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने क्या की? इसकी आलोचना की। दोनों का ही कहना था कि इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों का कोई जगह नहीं है दी गई है।
उन्होंने उनके अनुसार सरकार को जितना करना चाहिए था उन्होंने उतना नहीं किया। यानी इस मॉडल के अनुसार सरकार को जितना करना चाहिए था सरकार ने उतना नहीं किया है। यानी इसको ना तो इसमें पूंजीवादी के बारे में कोई ना तो इसमें पूंजीवादी के बारे में कुछ दिया गया है और ना ही समाजवादी के बारे में कुछ दिया गया है, और इस तरह से मिश्रित करके ये क्या किया है, दोनों के साथ अच्छा नहीं किया है। तो ये ना तो वामपंथी को अच्छा लगा, ना तो दक्षिणपंथी को। वामपंथी जो मैंने बताया था जो उदारवादी जो समाजवादी के रूप में काम करते थे, दक्षिणपंथी जो पूंजीवादी थे। ठीक है, क्लियर है। और इस समय में कह रहा है कि गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई और गरीब जनता की संख्या में बढ़ोतरी भी देखी गई। यानी इसमें गरीब जनता में क्या होगा, बढ़ोतरी भी देखी गई। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है नियोजित विकास की शुरुआत में देश की आर्थिक विकास और नागरिकों की स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन कुछ बड़े कारगर कदम ने उठा पाने के कारण यह राजनीतिक समस्याओं के रूप में उभरी। असमान विकास से जिन्हें नुकसान हुआ वे राजनीति का सहारा लेकर के ताकतवर हो गए, लेकिन इससे तब सभी की भलाई के लिए उठाए गए कदम की सफलता नहीं मिल सकी। ठीक है, बाद के बदलाव इसमें क्या है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेहरू की मृत्यु के बाद से इंदिरा गांधी ने राजनीति की कमान संभाली और 1967 ईस्वी की अवधि में निजी क्षेत्रों के उद्योगों पर बाधाएं बढ़ गई। ठीक है, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1950 से 80 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 3.5% की रफ्तार से चली। सार्वजनिक क्षेत्रों और नौकरशाही की ओर पहले जनता का झुकाव था, लेकिन बाद में यह विश्वास टूट गया। ठीक है, अब नीति निर्माताओं ने 1980 के बाद के दशकों में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में कम कर दिया। अर्थात जब नेहरू की मृत्यु होती है, नेहरू की मृत्यु के बाद 1967 की अवधि में निजी क्षेत्रों में उद्योगों पर बाधाएं बढ़ने लगी थी। 14 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और 1950 से 1980 के दशक की अगर बात करते हैं तो 3% से 3.5% तक 3% से 3.5% की रफ्तार से चलती रही। यानी जो इसमें वृद्धि हुआ 3% से 3.5% तक की रफ्तार से चलती रही। सार्वजनिक क्षेत्रों में और नौकरशाही की ओर से पहले जनता का झुकाव था, लेकिन बाद में यह विश्वास टूट गया और 1980 के बाद के दशक में अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। ठीक है, था नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल करके रख दिया गया था। क्या, योजना आयोग का नाम रखा गया था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बनाया गया। ठीक है, इसका पूरा नाम है ना, पूरा नाम याद रखना है आपको, पूरा नाम कभी कभार पूछ दिया जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति। ठीक है, नीति। तो एन से क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नाम दिया गया। अपने कई कार्यक्रमों के माध्यम से नीति निर्माण के लिए अग्रणी संस्था भारत के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देती है और इसके अतिरिक्त यह देश को अधिक सुरक्षित और अवैध बनाने में सहायता के लिए मजबूत राज्यों के विकास पर जोर देता है। अर्थात अगर बात करते हैं, ठीक है, तो नीति आयोग की जो गणना जो पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यहाँ पे उसको भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया। और यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान लेकर आया गया था और 1917 ईस्वी से लागू हुआ और 32 तक लगातार 15 वर्षों का ये प्लान बनाया गया था। कितने वर्षों का बनाया गया था, 15 वर्षों का। और ये एक ही बार 2032 तक ये चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलता रहेगा, 2032 तक। कह रहे यह देश को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण विवेकशील राष्ट्र के रूप में
विकसित होने में मदद करता है। संस्थान में 2 मुख्य केंद्र है जिसमें टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब कहा जाता है। ठीक है, संस्थान में 2 मुख्य केंद्र है। संस्थान में कितने मुख्य केंद्र है? 2 मुख्य केंद्र है, जिनमें टीम इंडिया हब और दूसरे को नॉलेज एंड इनोवेशन हब कहा जाता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एक को टीम इंडिया हब कहा जाता है, दूसरे को नॉलेज एंड इनोवेशन हब कहा जाता है। ठीक है, कार्य आता है। नीति आयोग का कौन कौन से कार्य जो कि इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का कार्य क्या है? तो नीति आयोग से जब भी पूछा जाए आपसे तो नीति आयोग का स्थापना आप बता देना कि नीति आयोग को बनाया कब गया था। तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग बनाया कब गया था और उनकी लागू कब किया गया था। 2017 ईस्वी से स्टार्ट कर दिया गया था और ये कब तक है? 2032 तक है। 2032 तक है। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि 2032 तक ये है। ठीक है, कह रहा है कि इसका उद्देश्य संघीय और राज्य प्रशासनिक के बीच सहयोग के लिए संरचनात्मक सहायता कार्यक्रम और रणनीति शुरू करने में करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और यह ग्रामीण स्तर पर योजना बनाने और उनके विकास के सरकारी स्तर पर योजना के साथ एकीकृत करने के लिए कई तरीके बनाता है। ठीक है, ये ग्रामीण स्तर पे भी अगर देखा जाए तो कई सारी योजनाएं बनाता है और विकास के सरकारी स्तर पर भी योजनाएं बना करके क्या करता है? एक साथ एकीकृत करने का कई सारे तरीके बनाता है। अगर कहा जाता है यहाँ पे कि नीति आयोग राष्ट्रीय विकास क्षेत्रों को पहले से निर्धारित करता है। नीति आयोग क्या करता है? राष्ट्रीय विकास क्षेत्रों को क्या करता है? पहले से निर्धारित करता है, योजनाएं विकसित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार इन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। नियोजन संगठन यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आर्थिक नीतियां और रणनीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखें। नीति आयोग दीर्घकालीन नीति और उसकी रूपरेखा विकसित करता है, आवश्यक कार्यों को लागू करता है और उसमें उसके अनुसार प्रगति और प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया संस्था उन सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देता है जो इसकी आर्थिक सफलता से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नवीनतम आविष्कारों, उन्नत ज्ञान और अग्रणी समर्थन प्रणालियों को बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों के सहकारी संग्रहण की सहायता से यह अंतर विभागीय और अंतर क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और कार्यान्वित करता है विकास की रणनीति में। प्रभावी प्रशासन और व्यवहारिक विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर महत्वपूर्ण शोध करके यह अत्याधुनिक संस्था केंद्र को संतुलित करता है और संगठन अपने हितकारी के वितरण में भी सहायता करता है। यानी हितकारी वितरण में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। की विशेषता, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नीति आयोग खुद को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्यधिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में सरकार के लिए रणनीति नीति दृष्टि से प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों पर निपटारा से के समक्ष बनाएगा। और यह एक संलग्न कार्यालय, विकास, निगरानी और मूल्यांकन संगठन DMO, एक प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन AIM को कहते क्या है? ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, और एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्री अनुसंधान और विकास संस्थान, ठीक है, NILER, ठीक है, द्वारा निर्मित करता है। क्या करता है? इसके द्वारा निर्मित करता है। ठीक है, यहाँ पे आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। यह एक संविधानोत्तर संस्था है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना, योजना कार्यक्रम को बढ़ावा देना एवं आने वाले दिक्कतों का समाधान निकालना, देश के विकास में
आर्थिक समाधान उपलब्ध करवाना, पंचवर्षीय योजना पर विचार प्रस्तुत करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, विकास परिषद का ये कार्य होता है। विकास परिषद का कार्य क्या क्या होता है? विकास परिषद कार्य क्या करता है? ठीक है, कि योजना कार्यक्रम को बनाने का काम करता है, इनमें आने वाली दिक्कतों को समाधान कर निकालने का काम करता है, देश के विकास में आर्थिक समाधान उपलब्ध कराता है, पंचवर्षीय योजना पर विचार प्रस्तुत करना आदि इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, हमारे यहाँ पे आता है पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहा 1951 ईस्वी से लेकर 1956 तक रहा है। दूसरा जो है 1956 से 1961 तक रहा, 1966 से 69 तक रहा है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में रहा है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो 1974 से 78 के बीच रहा है। और रोलिंग प्लान जिसमें इसमें बात किया गया 1978 से 98, यानी इसमें कोई प्लान नहीं बना, इसलिए इसको रोलिंग प्लान का नाम दिया गया है। और इसके बाद जो छठी जो योजनाएं लाई गई थी 1980 से 85 के बीच में रही थी। सातवीं योजनाएं जो है 1985 से 1990 के बीच में लाई गई थी। ठीक है, वार्षिक योजनाएं यहाँ पे एक एक साल की योजनाएं लेकर के आया गया था। ठीक है, जिसकी बात करते हैं 1990 से 1992 के बीच में, तो वार्षिक योजनाएं लेकर के आया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आठवीं योजनाएं जो है 1992 से 1997 के बीच में लाया गया था। नौवीं योजनाएं की बात करते हैं तो 1997 से 2002 तक लाया गया था। 10वीं योजनाएं 2002 से 2007 तक, और 11वीं योजनाएं की अगर बात करते हैं तो 2007 से 2012 के बीच में लाया गया था। और यहाँ पे 12वीं योजनाएं जो 2012 से लेकर के 2017 के बीच में लेकर के आया गया था। और ये 12वीं योजना के बाद से 2017 से 32 तक जो अब लागू कर दिया गया है, जिसको बोलते हैं नीति आयोग। क्या बोलते हैं? नीति आयोग। ठीक है, आयोग, नीति आयोग का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इस तरह से हमारे पास टॉपिक ये क्लियर होता है। आगे वर्ष घटना की अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ बातें हैं। 1950 ईस्वी में सबसे पहले योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी। 2015 ईस्वी में नीति आयोग की शुरुआत हुई, और 1987 से 1991 में विकास का केरल मॉडल प्रस्तुत किया गया था। विकास का केरल मॉडल। और एक आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, ठीक है, 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा इसे उद्योगपतियों के द्वारा क्या कर दिया गया था, इसे लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।